वो ग्रेट फ्लेम डायनेस्टी की एम्प्रेस है। फिर भी उसने एक अनस्किल्ड शाओतियान को अपने हस्बैंड के रूप में बुला लिया। उसे ये बिल्कुल नहीं पता था कि शाओतियान दरअसल एक अर्थलिंग है जो हाई डायमेंशन से आया है। इस लोअर डायमेंशनल ऑल्टरनेट स्पेस में अकेले खड़ा होना ही उसे इनविंसिबल बना देता है। एक दिन शाओतियान उठा तो पाया कि उसके बगल में एक औरत लेटी है। उस औरत की नाजुक खूबसूरती और उसके बेहतरीन कर्व्स देखकर शाओतियान पूरी तरह से दंग रह गया। ये औरत उसके बेड पर कैसे आई? क्या उसने कुछ गलत कर दिया? कुछ पल बाद वो औरत खुद को संभालते हुए अजीब तरह से बोली, मैं यहाँ बस मंत्रियों की बातें बंद कराने के लिए सोई थी। फिर पता चला कि वो महान फ्लेम डायनेस्टी की एम्प्रेस है। दरबार में चल रही राजनीति की वजह से कई मंत्री उसे शादी करने की सलाह दे रहे थे, लेकिन वो मंत्रियों की बात मानना नहीं चाहती थी। इसलिए उसने एक टैलिस्मैन से दूसरे समय और जगह से एक सेवक बुला लिया। शाओतियान दरअसल 21वीं सदी की एक असैसिनेशन ऑर्गेनाइजेशन का टॉप असैसिन था। उस दिन उसका एम्बुश होने वाला था। जैसे ही वो एक्ट करने वाला था, अचानक खुद को एक अजनबी कमरे में पाया जहां उसके सिर पर लाल कपड़ा था। एम्प्रेस जी रुयान ने बुलाए गए शाओतियान को देखा, जिसके पास कोई कल्टीवेशन नहीं, बस एक आम आदमी। शाओतियान बस खाली नजर से उस औरत को देखता रहा। उसका नाजुक चेहरा, परफेक्ट फिगर और वो अजय आभा, सब कुछ बिल्कुल सही। औरत ने हल्के से सांस छोड़ते हुए कहा, ओह चलो ये ही सही, काम तो कर देगा, काफी झंझट भी बचेगी। शाओतियान उलझन में पूछ बैठा, आप कौन हैं? मैं कहाँ हूँ? एम्प्रेस ने नीचे देखते हुए कहा, मैं महान फ्लेम डायनेस्टी की एम्प्रेस हूँ। आज से तुम महान फ्लेम डायनेस्टी के प्रिंस हो, और मेरे हस्बैंड भी। शाओतियान जोर से हंस पड़ा, तो इसका मतलब मुझे फ्यूचर में कोई काम नहीं करना, बस आप पर जी सकता हूँ। एम्प्रेस जी रुयान ने हल्का सा सिर हिलाया और कहा, हाँ। ये सुनते ही शाओतियान ने जल्दी से बेड पर थपकी दी, तो फिर आप किसका इंतजार कर रही हैं? चलिए शुरू करते हैं। लेकिन एम्प्रेस ने कहा, वैवाहिक मामलों में मैं अभी तुम्हें संतुष्ट नहीं कर सकती। जहां तक इस बुलाने वाले टैलिस्मैन के कॉन्ट्रैक्ट रिंग की बात है, मैं तुम्हें इसे छुड़ाने का तरीका खोज लूंगी। इतना कहकर एम्प्रेस अपने सहायकों के साथ चली गई। उसके जाने के बाद शाओतियान ने अपने हाथ की तरफ देखा। क्या यही वो कॉन्ट्रैक्ट रिंग है? इसे पहनकर मैं बुलाने वाले को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तभी एक आवाज गूंजी, क्या तुम सुप्रीम सिस्टम को एक्टिवेट करना चाहते हो? शाओतियान मुस्कुराया, ट्रांसमाइग्रेशन और सिस्टम, मैं यकीन नहीं कर सकता कि मैं ये अनुभव कर रहा हूं। ऐसे में मैं ना चुनूंगा। वो बचपन से ही एक असैसिनेशन ऑर्गेनाइजेशन में अपनाया गया था। जिंदा रहने के लिए वो स्ट्रांग बना, लाखों बेकार की हत्याओं में शामिल रहा, सिर्फ उन मिशंस के लिए। सुप्रीम पावर हाउस का रास्ता उसे थका चुका था। इस दुनिया में इससे अच्छा क्या होगा कि एक बेफिक्र प्रिंस बनकर बिना किसी चिंता के जिया जाए। शियाओ टियान के मना करने पर सिस्टम ने उसकी यादें मिटाने की कोशिश की, फिर उससे अलग होकर नया होस्ट खोजने लगा। लेकिन चाय पीते हुए शियाओ टियान बिल्कुल शांत रहा। अगले ही पल सिस्टम ने एरर दिखाया, मेमोरी इरेज फेल्ड, डिटेक्ट फेल्ड। सिस्टम ने फिर से कनेक्ट होने की कोशिश की, बाइंडिंग फेल्ड। फिर कहा, ओनरशिप स्टैब्लिश करने की कोशिश, फेल्ड। अचानक सिस्टम ने चेतावनी दी, टारगेट एक हाई डायमेंशनल अर्थलिंग है, पैरासिटिक स्लेव मोड एक्टिवेट, फेल्ड। सिस्टम बार बार कोशिश करता रहा। शाओटियान हैरान रह गया, ये हो क्या रहा है? क्या ये सिस्टम मेरा गुलाम बनना चाहता है? 999 असफल कोशिशों के बाद सिस्टम ने पूछा, क्या मैं आपका ऑक्सिलरी सिस्टम बन सकता हूँ, आपका गुलाम बनकर सेवा करो? शाओटियान मुस्कुराया, तो सिस्टम मेरा वफादार स्लेव बनना चाहता है? कंफर्म होते ही सिस्टम ने नाम पूछ लिया। बिना झिझक शाओटियान ने कहा, क्यों ना तुम पप्पी कहलाओ। सिस्टम ने तुरंत इस नाम को पसंद कर लिया। हालांकि सिस्टम ने चेताया कि जल्दी से सीख लो कि अपनी ब्रेथ कैसे छुपानी है, वरना तुम अनजाने में सिस्टम को मिटा सकते हो और दूसरों की जिंदगी खतरे में डाल सकते हो। शाओटियान ने बगल में रखे एक गमले की तरफ देखा जो आधा मिट चुका था और चौंक कर बोला, क्या ये मेरी ब्रेथ की वजह से हो रहा है? ये ठीक नहीं, मुझे इसे दबाना होगा। सिस्टम द्वारा दिए गई तकनीकों के अनुसार शाओटियान ने जल्दी से अपनी ब्रेथ छुपाना सीख लिया। फिर उसने गमले की तरफ देखकर पूछा, पप्पी मुझ में ये क्या हो रहा है?
सिस्टम ने कहा, माय डियर मास्टर, आप एक हाई डायमेंशनल प्लैनेट से आए हैं जहां आपको 4,90,000 रूल से दबा दिया गया था। जब आप इस लोअर डायमेंशनल प्लैनेट में हैं, आप सभी रूल्स के दबाव से मुक्त हैं। आपका शरीर जल्दी जल्दी हेवन और अर्थ की एनर्जी को सोख रहा है। कुछ सोचकर श्याओटियान ने पूछा, तो इस दुनिया को कितने रूल्स नियंत्रित करते हैं? सिस्टम ने जवाब दिया, इस दुनिया में 3,000 रूल्स हैं। ये सुनते ही श्याओटियान ने जो पानी पी रहा था उसे थूक दिया। पानी दीवार के पार चला गया। ये एहसास सच में अजीब है। थोड़ी देर बाद सिस्टम ने श्याओटियान की स्थिति बताई। श्याओटियान, रेल्म नन, ट्रेट्स अननोन, ब्लड लाइन अर्थलिंग, पोटेंशियल अननोन, किसी भी रूल्स को नजरअंदाज कर सकता है, सभी 20 प्रकार के जीवों पर दबाव डालने की क्षमता रखता है। ये सारी क्षमताएं अभी सिर्फ इतनी ही पता चली थीं। कुछ देर बाद श्याओटियान एक मार्शल आर्ट्स अरीना में गया। उसने एक लंबा चाकू उठाया और हल्का सा मोड़ते ही तोड़ दिया। श्याओटियान बड़बड़ाया, ये एम्प्रेस सच में क्वालिटी पर कंजूसी करती है। तुरंत पप्पी ने कहा, डियर मास्टर, स्पिरिचुअल वेपन्स 9 लेवल में ग्रेड किए जाते हैं। हर स्तर को हाई, मिड, लो और एक्सट्रीम में बांटा जाता है। जो चाकू आपने तोड़ा वो लेवल 6 एक्सट्रीम क्वालिटी का था, जो महान फ्लेम डायनेस्टी में टॉप क्लास माना जाता है। ये सुनते ही श्याओटियान ने दूसरी तलवार उठाई, जो और भी शानदार दिख रही थी। उसने अपनी हथेली काटने की कोशिश की, लेकिन हाथ को कुछ नहीं हुआ। तलवार बस दरार पड़कर टूट गई। उसने टूटी तलवार को बिना परवाह फेंक दिया। अब श्याओटियान को अपनी एबिलिटी का मोटा अंदाजा हो गया था। जहां तक हथियारों की बात है, वो अब उन्हें छूना या किसी हिंसा में शामिल होना नहीं चाहता था। सुबह श्याओटियान उठा तो पाया एम्प्रेस फिर से उसके बिस्तर पर है। उसकी हलचल महसूस कर एम्प्रेस ने धीरे से आंखें खोली। चौंक कर श्याओटियान ने कहा, कल रात क्या हुआ? उसकी उलझन देखकर एम्प्रेस ने पूछा, तुम्हें क्या हुआ? श्याओटियान ने उसका चेहरा धीरे से छूते हुए पूछा, क्या तुम मेरे साथ थीं? ये सुनकर एम्प्रेस होश में आई। गला साफ कर और अधिकारपूर्ण आवाज में पूछा, कल रात तुम कैसे सोए थे? शर्माते हुए श्याओटियान ने कहा, मैं आराम से सोया था। क्या मैं गलत जगह सो गया? एम्प्रेस ने सिर हिलाया, मैं यहाँ बस अफवाहों को रोकने के लिए सोई थी। अगर हमारी शादी की रात हम अलग अलग सोते तो फ्यूचर में बेवजह की बातें फैलती। मैं कभी कभी यहाँ आती रहूंगी, जरूरत हो तो लोगों को मदद के लिए भेज दूंगी। इतना कहकर एम्प्रेस जाने लगी। दरवाजे तक पहुंचते ही पलटकर बोली, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें अपनी सुविधा के लिए बुलाया। उसे जाती देख श्याओटियान पिछले रात की गर्माहट को याद कर मुस्कुराया। वो मन ही मन हंसा। सच में एक ग्रेट एम्प्रेस जो मुझे सपोर्ट करती है, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। मेरे शानदार दिन अब शुरू होने वाले हैं। उस रात रॉयल स्टडी रूम में एम्प्रेस सिरुयन रिपोर्ट देख रही थी। वो चौंकी, नॉर्थ साइड की स्थिति इतनी बिगड़ गई है? तुरंत एक लेडी जनरल जोंगली शुआंग ने समझाया, बारबेरियन ज्यादा एक्टिव हो रहे हैं, लगता है पीछे कोई खेल रच रहा है। हमारी जानकारी के मुताबिक बारबेरियन सेज ने अपने कोर्ट को हरा दिया है। ये सुनते ही एम्प्रेस ने रिपोर्ट टेबल पर पटकी और कहा, मैं खुद सेना का नेतृत्व करूंगी। जो हाथ हमारे खिलाफ बढ़े उसे काट दूंगी। 3 दिन में मेरे आदेश पहुंचाओ। जनरल जोंग, आप मेरे साथ उत्तर की ओर चलेंगी। जोंग लिशुआंग खुशी से बोली, जी महारानी। 3 दिन बाद एम्प्रेस एक शानदार घोड़े पर बैठी पूछती है, जोंग लिशुआंग, सब अरेंजमेंट ठीक है ना? जोंग लिशुआंग बोली, लिंगर चुपके से साथ चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन महारानी, आप एक ऐसे आदमी की चिंता क्यों कर रही हैं जिसके पास कोई कल्टीवेशन नहीं है? एम्प्रेस हल्की मुस्कुराई। उससे शादी करने के बाद ग्रेट फ्लेम डायनेस्टी की किस्मत स्थिर हो गई है। यहाँ तक कि मेरी ताकत भी बढ़ गई है। अब चलिए, सेना को तुरंत रवाना कीजिए। सैनिकों ने आदेश मानकर उत्तर की ओर अपनी यात्रा शुरू कर दी। कुछ दूर पर एक परछाई सेना को जाते हुए देख रही थी। वहां ली शुआंग की बेटी छाओ लिंगर गहरी सांस लेकर सोच रही थी, माँ सच में कमाल की है। ना सिर्फ वो बिना मुझे साथ लिए एम्प्रेस के साथ युद्ध में चली गई, बल्कि मुझे इस बेकार प्रिंस को सीक्रेटली प्रोटेक्ट करने भेज दिया। जब एम्प्रेस ग्रेट फ्लेम डायनेस्टी के लिए युद्ध में जा रही है, ये आदमी इंजॉय के लिए पहाड़ों में घूम रहा है। मुझे सच में समझ नहीं आता कि एम्प्रेस ने ऐसा आदमी क्यों शादी के लिए चुना। उसी समय अचानक एक शैडोवी फिगर आई और शाओटियान को ले गई। छाओलिंगर ने ये सब देखा, लेकिन उसने इंटरफियर नहीं किया। वो मनी मन सोच रही थी, ये सच में मुसीबत मोल ले रहा है। काश ये बेकार प्रिंस अभी डर रहा हो। उसे क्या पता था कि शाओटियान बेफिक्री से एक पॉक लेग चबाते हुए मजे ले रहा था और कह रहा था, ये कितना टेस्टी है, काश पपी इसे चख सकता। कुछ देर बाद शाओटियान को एक ग्रुप के सामने फेंक दिया गया। एक स्कारफेस्ड आदमी ने उसे देखते ही जल्दी से पूछा,
फोर्थ ब्रदर, क्या तुम पक्के हो कि ये वही है? क्या एम्प्रेस का हस्बैंड सच में इतना सिंपलटन हो सकता है? लेकिन छाउटियान अपनी पॉक लेग का मजा लेते हुए बिल्कुल बेफिक्र दिखाई दिया, जैसे सिचुएशन का कोई असर ही नहीं हुआ हो। उधर पेड़ में छिपी ज़ॉम्लिंग साइलेंटली इस यूजलेस प्रिंस को जज कर रही थी। लेकिन फिर उसने महसूस किया कि ये लोग ब्लड क्लाउड टावर के ग्रेट फ्लेम डायनेस्टी ब्रांड से होंगे। उसने सोचा कि डिस्ट्रैक्ट होने के मौके का फायदा उठाकर शाउटियान को रिट्रीव करना चाहिए। वो तुरंत एक शैडोई फिगर में बदलकर उसकी तरफ दौड़ी और इशारा किया कि वो उसका हाथ पकड़ ले। लेकिन तभी कुछ अनएक्सपेक्टेड हो गया। ज़ोंगलिंग इंस्टेंटली समझ गई कि वो ट्रैप में फंस गई है। ये तो 6th रैंक्ड सीलिंग फॉर्मेशन है, सोल चेन फॉर्मेशन। फॉर्मेशन से बंधी होने की वजह से ज़ोंगलिंग हिल भी नहीं सकती। स्कारफेस्ट जोर से हंसा। 16 साल की उम्र में 5th रैंक तक पहुंची एक प्रोडिजी, तुमसे मिलके अच्छा लगा। शाओटियान ने पपी से पूछा, ये रैंक क्या है? पपी बताता है कि कल्टीवेशन 10 रैंक्स में बटी है। हर रैंक में 9 लेवल्स होते हैं। इतने में ज़ोंगलिंग ने अपने स्वॉर्ड को निकालने की कोशिश की ताकि फॉर्मेशन तोड़ सके, लेकिन स्कारफेस ने हंसते हुए कहा, अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो, ये फॉर्मेशन स्पेसिफिकली तुम्हारे अटैक को काउंटर करने के लिए बनाई गई है। ज़ोंगलिंग चौंक गई। तुम कौन हो? तुम्हें ये कैसे पता? धीरे धीरे स्कारफेस ने अपना मास्क हटाया और एक डरावना चेहरा दिखाया। वहीं कुछ ही पल बाद सबको एक गुफा में देखते हैं। गुस्से से भरी ज़ाओलिंगर चिल्लाई, लियांगशो, तो तुम अभी भी जिंदा हो? उधर शाओटियन बेफिक्र होकर अपने हाथ पोंछते हुए खड़ा हो गया और बोला, जबकि हम सब एक दूसरे को जानते हैं, अब मैं चलता हूँ। लेकिन लियांगशो ने शाओटियन के कंधे पर हाथ रखकर उसे रोक लिया और बोला, हमारा हिसाब अभी खत्म नहीं हुआ है प्रिटी बॉय। शाओटियन ने बिल्कुल भी परवाह ना करते हुए जवाब दिया, अच्छा तो ठीक है। इम्प्रेस होके लियांगशो बोला, तुम सच में एम्प्रेस के हस्बैंड कहलाने लायक हो, तुम में हिम्मत है। अचानक उसने कपड़े की थैली निकाली और कहा कि इसे पानी में घोलकर एम्प्रेस के मार्शल आर्ट अरीना में छिड़क देना। इससे न सिर्फ तुम्हारी जान बचेगी बल्कि उसकी भी। बिना किसी हिचकिचाहट के शाओटियन ने वो थैली पकड़ ली और कहा, कोई दिक्कत नहीं। शाओटियन को फियरलेस देखकर लियांगशो थोड़ा हैरान हो गया। उसने एक छोटी बोतल निकालते हुए कहा, सिर्फ वादा करना काफी नहीं होगा, तुम्हें। लेकिन बोलते बोलते शाओटियन ने झट से वो बोतल पकड़ ली और उसका सारा लिक्विड गटक गया। इस पर लियांगशो पूरी तरह से चौंक गया और कहा, क्या आजकल ऐसे भी लोग हैं जो खुद मौत को बुलाते हैं? मुंह पोंछते हुए शाओटियन ने खाली बोतल वापस कर दी और बोला, अब मैं जा सकता हूँ। अगर मैं ज्यादा देर रुका तो फीमेल गार्ड्स को शक होगा, जो तुम्हारी मिशन के लिए सही नहीं होगा। लियांगशो खाली बोतल को घूरता रह गया, अनकंफर्टेबल होकर सोचने लगा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। ये तो मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा अजीब सिचुएशन है। शाओटियन भी झुंझलाया और बोला, मैं इतना कोऑपरेट कर रहा हूँ, फिर भी तुम मुझे जाने क्यों नहीं दे रहे? सारी सिचुएशन देख ज़ाओलिंगर गुस्से में फट पड़ी और बोली, घिन्नौने कहीं के, एम्प्रेस सच में अंधी होगी जो तुम जैसे स्पाइनलेस आदमी को चुन लिया। उधर लियांगशो मन ही मन सोच रहा था कि काश इनके बीच दरार पड़ जाए, लेकिन वो खुद से बड़बड़ा रहा था, सिर्फ हम ही असली हीरो हैं जो करंट सिचुएशन को समझते हैं। क्या सच में सब इतने नाइव हैं जैसे तुम और तुम्हारी माँ, जो बड़ी इमेज देख ही नहीं सकती? दरअसल ज़ाओलिंगर अच्छी तरह जानती थी कि ग्रेट फ्लेम डायनेस्टी को अंदर और बाहर से कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। उनके झगड़े से थककर शाओटियन ने ज़ाओलिंगर की तरफ इशारा करते हुए कहा, क्या मैं इसे लेकर जा सकता हूँ? लियांगशो ने मना कर दिया, नहीं, मुझे इसके साथ कुछ हिसाब चुकता करना है। शाओटियन ने कहा, ये नहीं चलेगा। हम साथ बाहर निकले तो उन लेडी गार्डों को पता चल जाएगा कि कुछ गड़बड़ है और मैं तुम्हारा काम नहीं कर पाऊंगा। इतना सुनते ही लियांगशो के एक आदमी ने चिल्लाकर कहा, चुप रहो, अगर बात करना नहीं आता तो। शाओटियन की इस बात से परेशान होकर वो गुस्से में उस पर टूट पड़ा। जैसे ही शाओटियन के बाल पकड़े गए, ज़ाओलिंगर चिल्लाई, शाओटियन। उसने सोचा, आखिर ये प्रिंस तो एक आम आदमी है, बिना कल्टीवेशन के वो ऐसा हमला झेल नहीं पाएगा। लेकिन सबकी हैरानी तब दोगुनी हो गई जब शाओतियान ने बेहद बोर होकर बस उबासी ली और उन्हें दंग कर दिया। दोनों सोचने लगी कि ये इतना बेफिक्र कैसे हो सकता है। एक सेकंड बाद शाओतियान का चेहरा बदल गया। क्या जरूरत है मुझे हाथ लगाने की? मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई मेरे बाल छुए।
इतना कहकर उसने एक झटके में मुक्का मारा और हमला करने वाला पल भर में भाप बन गया। वहां मौजूद हर कोई शॉक में था। वो आदमी 5th रैंक का एक्सपर्ट था। धुंध हटते ही गुफा में बड़ा सा छेद बन चुका था। शाओतियान ने बस कैजुअली हाथ हिलाया और एक तेज एनर्जी का टोन छोड़ दिया जो छूते ही सबको वेपराइज कर देता। बाकी फोर्स से लियांग शो जमीन पर गिर पड़ा। शाओतियान उसके पास गया, एक्सप्रेशनलेस चेहरा लेकर उसे घूरते हुए बोला, मुझे तो बस एक आलसी प्रिंस बनकर सिंपल दिनों का मजा लेना था। तुम मुझे ऐसा क्यों नहीं रहने देते? क्या मैंने कोऑपरेट नहीं किया? फिर मुझे एक्ट करने के लिए क्यों मजबूर कर रहे हो? डर के मारे लियांग शो घुटनों के बल गिर पड़ा, बार बार माफी मांगता रहा, लेकिन अगले ही पल उसका शरीर टुकड़े टुकड़े होकर राख में बदलने लगा। मामला सेटल कर लेने के बाद शाओतियान ने जाओलिंगर की तरफ देखा। वो पहले ही शॉक में थी। घबराकर वो विनती करने लगी, प्रिंस, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। मैं वादा करती हूँ कि ये दोबारा नहीं होगा। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और कहती, शाओतियान ने आसानी से हाथ से फॉर्मेशन तोड़ दिया। जाओलिंगर ये देखकर हैरान हो गई। उसने सोचा कि कोई कैसे सिर्फ अपने हाथों से फॉर्मेशन को तोड़ सकता है। फिर शाओतियान मजाक करते हुए बोला, क्या तुम बेवकूफ हो? यहीं रहो, हिलो मत। मैं हमारे यहां होने के सारे निशान मिटा देता हूं। इतना कहकर शाओतियान गायब हो गया। राहत की सांस लेकर जोंगलिंग खुद से बोली, कम से कम मैं अभी जिंदा तो हूं। लेकिन उसकी राहत ज्यादा देर तक नहीं टिकी जब उसने दूर एक पहाड़ को अचानक आसमान में उठते देखा। खुद को समझाते हुए उसने सोचा, चलो कम से कम ये प्रिंस तो नहीं होगा जो वापस आ रहा है, बस कोई कूदता फांदता पहाड़ होगा। रुको, पहाड़ कब से कूदते फांदते हैं? जब उसने ध्यान से देखा तो शॉक में पड़ गई। वो तो शाओतियान ही था जो पूरे पहाड़ को उठा रखा था। वो खुद से बड़बड़ाई, ये कैसा मॉन्स्टर है? वो चौंक कर सोचने लगी, क्या ये प्रिंस कोई लेजेंडरी बीइंग है जो 10वें रैंक से भी आगे का है? जाओलिंगर खोई सी सोच में थी कि तभी वो विशाल पहाड़ धड़ाम से गिर पड़ा और उसके पीछे वाली पूरी गुफा को ढक लिया। अब कोई ये अंदाजा भी नहीं लगा सकता था कि कभी उस पहाड़ के नीचे एक गुफा थी। अपने हाथ झाड़ते हुए जाउटियन मुस्कुराया और बोला, डन, मैंने कोई ट्रेस नहीं छोड़ी। जाओलिंगर को लगा जैसे उस पल उसकी आत्मा ही शरीर से निकल गई हो। उसके दिमाग में बस यही चल रहा था कि वो प्रिंस जाउटियन का कितना आभार मानती है, जिसने उसे दिखा दिया कि बिना कोई निशान छोड़े कैसे गायब हुआ जाता है। जब जाउटियन लौटने लगा तो उसने कहा, लिटिल गर्ल, बस कह देना कि तुमने मेरी मदद की थी। जाओलिंगर विरोध में कुछ कहने ही वाली थी कि उससे पहले जाउटियन पलटा और ठंडी नजर से घूरते हुए बोला, तुम्हारी माँ ने कभी नहीं बताया कि बड़े लोगों की बात ध्यान से सुननी चाहिए? जैसे किसी बिल्ली के पूंछ पर पैर रख दिया हो। जाओलिंगर कांप गई। अगले ही पल वो घुटनों के बल बैठ गई और बोली, मैं वादा करती हूँ कि कभी भी औकात से बाहर कोई शब्द नहीं कहूंगी। जाउटियन ने फिर उसका हाथ पकड़कर उठाया, चलो चले। तभी पास से कदमों की आवाज आई। आते हुए लोग ग्रेट फ्लेम डायनेस्टी के फीमेल सोल्जर्स थे। प्रिंस, जनरल जाओ, आप दोनों ठीक तो हैं? जाउटियन ने जवाब दिया। जाओलिंगर तुरंत समझ गई और बोली, डरिए मत, डाकुओं को मैंने संभाल लिया है। हाथ लहराते हुए जाउटियन ने कहा, सबने बहुत मेहनत की है, चलिए वापस चलते हैं और बारबेक्यू जारी रखते हैं। लीड सोल्जर लुईएन ने बताया, प्रिंस, इस पहाड़ में डाकू हैं, शायद सुरक्षित नहीं होगा। जाउटियन ने इसकी चिंता को नजरअंदाज कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, इस यंग लेडी ने सब डाकुओं का काम तमाम कर दिया है। ये सुनते ही फीमेल सोल्जर्स ने एक दूसरे की तरफ चिंतित नजर से देखा। ये यंग जनरल उन लोगों से नफरत करता है जो प्रिंस लाउटियन की तरह सुख सुविधाओं में खोए रहते हैं, और अब तो वो इसे लिटिल गर्ल भी कह रहा है। कहीं जनरल प्रिंस का मार न दे, हमें उन्हें ऐसा करने से रोकना होगा। लेकिन उनकी हैरानी तब और बढ़ गई जब जाओलिंगर ने कोई रिएक्शन नहीं दी और बिना बोले जाउटियन के पीछे चल दी। सोल्जर्स अभी भी शौक में थे कि जाओलिंगर मुड़ी और उन्हें कहा, क्या देख रहे हो, जल्दी करो। सभी हैरान रह गए, यंग जनरल इतने अग्रीएबल कब से हो गया है? कुछ ही देर में आग जल गई और बारबेक्यू के लिए पिग लगा दिया गया। जाउटियन ने हंसते हुए कहा, लिटिल गर्ल, क्या तुम्हारे पास कोई चाकू है? बिना झिझक जाओलिंगर ने एक छोटा चाकू उसकी तरफ बढ़ा दिया। जाउटियन ने उससे मांस का टुकड़ा काटा और चखते हुए कहा, वाह, कितना टेस्टी और जूसी है। जाओलिंगर उसके पास मुस्कुराते हुए खड़ी रही, लेकिन पीछे खड़ी कई फीमेल सोल्जर्स ये सोचकर परेशान होती जा रही थी, सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। यंग जनरल का दिमाग पक्का खराब हो गया है। थोड़ी ही देर बाद शाओटियान अचानक जाओलिंगर की तरफ मुड़ गया और बोला, लिटिल गर्ल, जो लोग मुझे पहले ले गए थे, क्या वो तुम्हारे जान पहचान के थे? झाओलिंगर का चेहरा तुरंत सीरियस हो गया। उसने कहा, हाँ, उनके लीडर का नाम लियांग शो था।
वो पहले स्मोक वुल्फ स्ट्रॉन्गहोल्ड का बैंडिट लीडर था। मेरे कमिंग ऑफ एज सेरेमनी से पहले मेरी माँ ने उसको चैलेंज किया था। उसको 1 साल पहले पब्लिकली एग्जीक्यूट करना था, लेकिन किसी तरह वो ब्लड क्लाउड टावर का एक असैसिन बन गया। कमिंग ऑफ एज सेरेमनी की बात सुनकर शाओटियान सरप्राइज्ड हुआ। तुम कितनी उम्र की हो? झाओलिंगर थोड़ी शर्माते हुए नीचे देख के बोली, मैं 16 की हूँ। 16? जब तो मैं तुम्हारी माँ को क्रिटिसाइज करूंगा। तुम अभी बहुत छोटी हो और वो तुम्हें ये सब करवा रही है। झाओलिंगर चुपचाप सर हिलाई और कुछ ज्यादा नहीं बोली। आसपास वाली फीमेल सोल्जर्स अपने बीच बात कर रही थी कि इस बार जो प्रिंस को किडनैप करने की कोशिश हुई, क्या उसके पीछे एम्प्रेस है? हम नहीं जानते कौन इसके पीछे है। ये मिशन फेल हुआ है, लेकिन 7 दिन के अंदर जरूर और लोग भेजेंगे। ये सुनते ही शाओटियान थोड़ा हैरान हुआ। वो लोग 7 दिन में वापस आएंगे? एक सोल्जर ने जल्दी से सजेस्ट किया, प्रिंस, क्यों ना हम फिलहाल पैलेस में रुक जाएं? पैलेस का प्रोटेक्टिव अरे बहुत पावरफुल है। ब्लड क्लाउड टावर के असैसिन्स उसे तोड़ नहीं सकते। शाओटियान ने फटाफट डिसाइड कर लिया, ठीक है, मैं पैलेस में रुकता हूँ। सोल्जर्स चुप हो गए, सोचने लगे कि प्रिंस को मौत से कितना डर है। लेकिन झाओलिंगर सोच रही थी कि प्रिंस कितना डर हुआ लग रहा है, कि इन्वॉल्व होना नहीं चाहते। बॉनफायर के बाद जब उन्होंने थोड़ा वॉक किया ताकि खाना डाइजेस्ट हो जाए, 2 इंपीरियल गार्ड्स आपस में फुसफुसा रहे थे। क्या लगता है यंग जनरल को ये प्रिटी बॉय पसंद है? वैसे वो प्रिंस के साथ इतने पेशेंट क्यों है? दूसरे ने बोला, गॉसिप मत करो, हम यंग जनरल के दिमाग को नहीं समझ सकते। शाओटियान क्लिफ के किनारे खड़ा था, दूर तक देख रहा था। फिर उसने झाओलिंगर से पूछा, वो इंपीरियल गार्ड्स जो कॉमनर्स की सफरिंग की बात कर रहे थे, वो क्या कह रहे थे? झाओलिंगर ने थोड़े एक्सप्रेशनलेस फेस के साथ उन गार्ड्स की तरफ देखा, फिर समझाया, अगर ब्लड क्लाउड टावर इस बार फेल हो गया है तो वो वैसे ही करते हैं। कॉमनर्स को मार डालते हैं ताकि ग्रेट फ्लेम डायनास्टी पे प्रेशर डालें। वो प्रोटेक्शन मनी लेने के लिए ये काम करते हैं। शाओटियान ने पूछा, प्रोटेक्शन मनी क्या मतलब? झाओलिंगर ने सिंपल तरीके से बताया, पहले कुछ ऑनेस्ट ऑफिशियल्स जो सही काम करते थे, वो पावरफुल लोकल फैमिलीज के इंटरेस्ट को हर्ट कर देते थे। फिर वो फैमिलीज ब्लड क्लाउड टावर को बोल देते थे कि उन ऑफिशियल्स को मार दो या प्रॉब्लम क्रिएट करो। जब ब्लड क्लाउड टावर ऑफिशियल्स को नहीं पकड़ पाता था, तो वो सीधा कॉमनर्स को मार डालते थे, ताकि डायनास्टी को डर हो और वो प्रोटेक्शन मनी दे दें। फिर ब्लड क्लाउड टावर वो पैसा लेकर अपना असाइनमेंट कैंसिल करवा देते हैं। अब जब तुमको कैप्चर करने का मिशन फेल हुआ है, तो वो लोग जरूर फिर से कोशिश करेंगे। अगर बार बार फेल हुए तो वो सच्ची में कॉमनर्स को मार डालेंगे ताकि प्रोटेक्शन मनी ले सके। ये सुनकर शाओटियान का गुस्सा उभर आया। वो खुद भी एक असैसिन बैकग्राउंड से आया था, पर वो कभी मासूम सिविलियंस को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उसने झाओलिंगर से पूछा, तुम्हारे हिसाब से अगर एम्प्रेस सोचती है कि मेरी एबिलिटीज ठीक ठाक हैं, तो क्या वो मुझे एक्शन लेने को कहेगी? झाओलिंगर थोड़ी चकित नजर आई, फिर बोली, हाँ, हो सकता है वो ऐसा कहे। शाओटियान फ्रस्ट्रेट हो गया और सोचने लगा, अगर वो एक्शन लेता है तो अपनी असली ताकत रिवील कर देगा, लेकिन अगर वो नहीं लेता तो इनोसेंट लोगों का खून होगा। ये प्रॉब्लम उसकी वजह से शुरू हुई थी। अगर ज़ीरुआन ने मुझे डिसमिस कर दिया तो उसकी कंफर्टेबल लाइफ जिसमें उसको सब प्रोवाइडेड होता था खत्म हो जाएगी। ये आइडिया ही डरावना था। शाओटियान ने मन में डिसाइड कर लिया, मुझे ब्लड क्लाउड टावर के हर एक मेंबर को हराना होगा। झाओलिंगर चुप हो गई। क्या प्रिंस पूरा प्रॉब्लम ही खत्म कर देने की सोच रहा है क्योंकि उसके पास कोई और सोल्यूशन नहीं है? शाओटियान ने आसपास देखा और जब श्योर हो गया कि कोई नियर बाय नहीं है, उसने अचानक झाओलिंगा की स्लिम वेस्ट पकड़ी और बस एक झटके में दोनों बूम आवाज के साथ आसमान में उड़ गए। झाओलिंगर तो शॉक में रह गई। अरे, ये प्रिंस बिना स्पिरिचुअल एनर्जी यूज की इतना तेज उड़ रहा है, सिर्फ अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ से। लेकिन ज्यादा देर वो सोच भी नहीं पाई, बस उसके मुंह से निकल रहा था, आ! सिस्टम पपी तुरंत वार्निंग देता है शाओटियान को, झाओलिंगा की बॉडी लिमिट क्रॉस कर रही है, स्पीड स्लो करो। शाओटियान रुक गया और बोला, हम आ गए। झाओलिंगर ने कंफ्यूज होकर सामने देखा, वहां तो कुछ भी नहीं था। ये जगह है कहाँ? तभी शाओटियान ने अपना फिस्ट टाइट किया और सामने पंच मारा। धूम! एक बैरियर फट गया और सामने एक फ्लोटिंग आइलैंड रिवील हुआ। झाओलिंगर की आंखें फट गई। फ्लाइंग स्पिरिचुअल आर्टिफैक्ट? इसलिए तो एम्प्रेस को नहीं मिला, ये तो आसमान में छुपा हुआ था। अब क्या करें? स्नीक इन? शाओटियान थोड़ा स्मर्क करके बोला, स्नीक इन ना, डायरेक्ट एंट्री। और सीधा एंट्रेंस तोड़ के अंदर घुस गया। अंदर हॉल में ब्लड क्लाउड टावर की ऑरा इतनी स्ट्रांग थी कि झाओलिंगर का बॉडी नंब हो गया। उसने फील किया, अरे यहाँ सबसे कम पावर वाले भी 5th रैंक के हैं। तभी एक सिडक्टिव स्माइल वाली औरत बोली, इतना अजीब फेस पहली बार देखा। तुम कौन हो? क्यों आए हो ब्लड क्लाउड टावर?
वो कंप्लीट करती उससे पहले ही हॉल में ब्लड की बरसात शुरू हो गई। प्रिंस ने एक्शन से दिखाया कि करना ज्यादा पावरफुल है, बोलना कम। अगली ही सेकंड 3 और फिगर्स आए और चिल्लाए, कौन हिम्मत करता है एम्प्रेस के सामने? झाओलिंगर चीख उठी, अरे 2 सिल्वर असैसिन्स और 1 गोल्ड असैसिन है यहाँ। सिस्टम पपी ने भी इन्फो दिया, सिल्वर असैसिन सिर्फ तब बनते हैं जब 7th रैंक क्लियर हो जाए, और गोल्ड असैसिन तब बनता है जब उसने 100% मिशन सक्सेस रेट अचीव किया हो। गोल्ड असैसिन हाथ घूमते हुए बोला, ओह जाओलिंगर, तुम जीनली स्वान की बेटी हो और ये ग्रेट फ्लेम डायनास्टी का प्रिंस। इम्प्रेसिव। तुम लोग मुझे मजबूर कर रहे हो एक्शन लेने के लिए। इन दोनों को मारो मत, प्रिंस हमें चाहिए, लेकिन जाओलिंगर का हेड नॉर्थ फ्रंटलाइंस भेज दो। उसके फादर पागल हो जाएंगे और हमें वॉर में फायदा मिलेगा। शाउटाइन बस मुस्कान के साथ बोला, तुम्हारे पास तो बड़ी डिटेल्ड इंटेलिजेंस है, मतलब तुम्हारे स्पाइस ग्रेट फ्लेम डायनास्टी के अंदर है। एम्बिशंस काफ़ी बड़े लग रहे हैं। फिर उसने बस अपनी प्रेजेंस रिलीज की और पूरा ब्लड क्लाउड टावर का हॉल हिल गया। तीनों असैसिन्स को चक्कर आने लगे और उनके मुंह से खून निकलने लगा और जाओलिंगर भी संभल नहीं पाई। गोल्ड असैसिन घुटनों पे गिर गया। सर, मिसअंडरस्टैंडिंग थी। शाउटियान चिल टोन में बोला, मैं तो बस पीसफुल लाइफ चाह रहा था। आप ही हमें मजबूर कर रहे हो कि हमारा हेडक्वार्टर्स तोड़ दो। और फिर एक पंच मारा, धड़ाम। हॉल में एक बड़ा होल बन गया। 2 सिल्वर असैसिन्स गालियां निकालने लगे अपनी इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट को। तुमने इस मॉन्स्टर को यूजलेस बोला था। शाउटैन ने उन्हें इग्नोर किया और जाओलिंगर को उठा के बोला, चलो, मुझे खुद उनके हेडक्वार्टर्स जाना होगा और पूरा ट्यूमर निकालना होगा। फिर उसने एक वॉल तोड़ दी और अंदर ढेर सारे गोल्ड सिल्वर ट्रेजर्स रिवील हुए। शाउटैन ने सिस्टम पपी को बोला, सब गैदर कर लो, इतना तो मेंटल डैमेजेस के लिए कॉम्पेंसेशन बनता है। जाओलिंगर हैरान थी, प्रिंस, आप ओवर कर रहे हो क्या? शाउटैन मुस्कान के साथ, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उसने फिर एक पावरफुल टैलिस्मैन निकाल के जाओलिंगर को दे दिया। ये माउंटेन गार्डियन टैलिस्मैन है, तुझे सेफ रखेगा। जाओलिंगर शॉक में, प्रिंस, ये तो 7th लेवल का डिफेंसिव टैलिस्मैन है, बहुत प्रेशियस है। श्याउटियान कैजुअली बोला, हेडक्वार्टर्स दूर हैं, डिनर से पहले वहां पहुंचना है, तुम्हारी सेफ्टी जरूरी है। और बिना वेट किए उसने जाओलिंगर को कंधे पे उठाया और फिर से स्काई में उड़ गया। बेचारी जाओलिंगर फिर से चिल्लाने लगी। जल्दी ही वो ब्लड क्लाउड टावर के हेडक्वार्टर्स पहुंच गए। प्रोटेक्टिव बैरियर एगशेल की तरह टूट गया। शियाउटियान ने बोला, एज एक्सपेक्टेड, टॉप असैसिन ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ तो ब्लड की बू ही बू है। फिर तुरंत उन्हें घेर लिया गया। कौन है जो ब्लड क्लाउड टावर में घुसने की हिम्मत करता है? तब एक बंदा और एक औरत सामने आए। दोनों की ऑरा गोल्ड असैसिन से भी काफी पावरफुल था। तभी रूफटॉप से एक और आवाज आई। मुझे लगा कौन आया है, पर एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ग्रेट फ्लेम डायनेस्टी का प्रिंस और जोंग जनरल आएंगे। वो रूफटॉप से जंप करके नीचे आया और सब लोग झुक गए। ग्रीटिंग्स टावर मास्टर, जाओलिंगर ने धीरे से बोला। प्रिंस, ये है टावर मास्टर, साउदर्न विल्डरनेस का किंग ऑफ असैसिन्स। शियाओटियान ने चिल्ड वॉइस में पूछा, ब्लड क्लाउड टावर को ग्रेट फ्लेम डायनेस्टी में इतना इंटरेस्ट क्यों है? टावर मास्टर युनसिन वाई मुस्कान के साथ बोला, हाँ, डायनेस्टी में इंटरेस्ट है, लेकिन इस वक्त मुझे तुम में ज्यादा इंटरेस्ट है, सो कॉल्ड यूजलेस प्रिंस। फिर बोला, सभी इसे पकड़ लो, लेकिन ध्यान रहे, हार्म मत करना। तब एक बर्ली मैन आगे आया और बोला, वेट, पहले मैं थोड़ा मजा ले लेता हूँ। शाउटियन साइलेंस में खड़ा था, सोच रहा था, यहाँ 100 से ज्यादा लोग हैं, मुझे सबको एलिमिनेट करना होगा, वरना इन्फो लीक हो जाएगा। वैंग गैंग टॉन्ट करने लगा, देखो इस प्रिटी बॉय को, लगता है ग्रेट फ्लेम डायनेस्टी की एम्प्रेस को यंग फेसेस पसंद हैं। क्या लगता है, एक पंच से ये रो देगा? सब हंसने लगे, लेकिन शाउटियन ने अपने हेड की तरफ पॉइंट करके बोला, कम ऑन, यही एम करो। सब शॉक में रह गए। वो बोला, क्या हुआ, डर गए? चिकन? वोंग गैंग गुस्सा होकर जोर का पंच मारा, धड़। सब सोचने लगे, प्रिंस तो गया। लेकिन धूल हटते ही सबने देखा, शाउटियन ने वो पंच सिर्फ एक फिंगर से ब्लॉक कर दिया और फिर बोला, बस इतना, ब्रेकफास्ट किया था या नहीं? वोंग गैंग और गुस्सा हो गया, फिर से पंच पे पंच, लेकिन रिजल्ट सेम, सिर्फ एक फिंगर से ब्लॉक। फिर लास्ट में उसने अपना एसेंस ब्लड जला के गोल्डन पंच मारा, बूम, लेकिन उल्टी मार पड़ी। वैंग गैंग हवा में उड़ के वॉल में अटक गया, पूरा खून बह रहा था। शाउटिया ने ठंडी सी आवाज में बोला, इंटरेस्टिंग टेक्निक, अपनी जान खतरे में डाल ली, ऑलमोस्ट खुद ही मर जाते।
वैंग गैंग की आंखों में आंसू आ गए और चिल्लाया, ये इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट वाले सारे पागल हैं, ऐसे मॉन्स्टर को यूजलेस बोलते थे। शाउटियन एकदम स्पीचलेस हो गया। यार ये लोग सोचते भी हैं क्या? अगर मैं यहाँ आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ, समझ नहीं पा रहे। तभी पपी ने एक्सप्लेन किया, प्रिंस, आपका बॉडी अभी स्ट्रांग हो रहा है, कल्टीवेशन स्टार्ट नहीं हुआ, इसीलिए सबको लगता है आप एक नॉर्मल आदमी हो। इस वजह से उन्होंने गलत समझ लिया। फिर अचानक और ब्लड क्लाउड टावर के आइलैंड सामने आ गए। शाउटियन ने सोचा अब एक्शन का टाइम आ गया, और बस एक पल में ही उसने अटैक कर दिया। जितने नए आइलैंड्स आए थे ना, स्टेबलाइज होने से पहले ही ब्लास्ट होके हवा हो गए। सीन देखकर सब लोग शॉक, ये इंसान है या कुछ और। तुरंत सब अपनी कंसीलमेंट टेक्निक यूज करके भागने लगे। सबको लग रहा था शायद अलग अलग भागेंगे तो बचने का चांस है। इंजर्ड हुआंग गैंग बोला, अगर एक बंदा भी बच गया तो दुनिया को बताना होगा इस मॉन्स्टर के बारे में। लेकिन शाउटियन खामोश था, कोल्ड फेस के साथ। एक पल में वो एक बंदे के सामने आया, बस एक पाम स्ट्राइक दिया, उड़ गया। दूसरे के पीछे फ्लैश हुआ, धड़, एक और डाउन। एक के बाद एक ब्लास्ट। पूरे ब्लड क्लाउड टावर के असैसिन्स शॉक में। हुआंग गैंग का तो दिमाग हिल गया, ये पॉसिबल कैसे है। फिर एक औरत जो इंजुन लाई की साइड में थी, शाउटियन के पास आई। योर एक्सीलेंसी, आप अनमैच्ड हो, मुझे बचा लो, मैं आपकी सेवा करूंगी। दूर से देख रही जाओलिंगर उसको पहचान गई। यूयान, वो औरत जो अपनी ब्यूटी से बंदा फंसा के फिर उनका दिल खा जाती थी। जाओलिंगर सोच रही थी क्या शाउटियन ऐसे ट्रैप में फंस जाएगा, पर अगला सीन देख के वो भी शॉक हो गई। शाउटियन गुस्से में चिल्लाया, कितनी ईविल सोच है तेरी, अगर मैंने तुझे अपने पास रखा और एम्प्रेस ने गलत समझ लिया तो मेरा चिल लाइफ का क्या होगा। और बस उसने उस यूयान को खत्म कर दिया। अब बचा सिर्फ युन सुनवई, जो बेड के नीचे छुप गया था। उसको लग रहा था कि शायद जाउटियान का ध्यान ट्रेजर वॉल्ट में चला जाएगा। उसने सोचा कि जाउटियान एक सीक्रेट है ग्रेट फ्लेम डायनेस्टी का, क्योंकि इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स में तो प्रिंस एकदम नॉर्मल आदमी ही था। ये तो इनविंसिबल निकला। फ्लोटिंग आइलैंड्स जो टियर 10 फोर्स तक विथस्टैंड कर सकते थे, जाउटियान ने उन्हें भी आसानी से डिस्ट्रॉय कर दिया। युन सुनवाई चुप था। उसको लगा प्रिंस चला गया, पर अचानक जाउटियन उसके सामने आ गया, वेव करते हुए। अरे, बच्चे की तरह बेड के नीचे क्यों छुप रहा है? युन सुनवाई ने तुरंत स्मोक टेक्निक यूज करके भाग के आइलैंड ब्लास्ट कर दिया। सोचा अब देखते हैं तू बचता है या नहीं। लेकिन एक सेकंड में जाउटियन उसके सामने आ गया, उसका गला पकड़ लिया और बोला, कहाँ भाग रहा है। उसको एकदम मुर्गा पकड़ने की तरह वापस ले आया। वो बोला, सीन फुल कॉमेडी लग रहा था। सादर्न विल्डरनेस का सबसे बड़ा असैसिन किंग बेड के नीचे छुप रहा था। जाओ लिंगर भी बिलीव नहीं कर पा रही थी। अगर खुद ना देखती तो सोचती कोई जोक है। युन सुनवाई डरते हुए बोला, मैंने अपनी ऑरा छुपाई, सांस रोकी, दिल धड़कना भी बंद किया, फिर भी तूने मुझे कैसे पकड़ा। जाउटिया ने एक स्माइल के साथ बोला, सिंपल, मैंने तेरा खून बहने की आवाज सुनी और बिना टाइम वेस्ट किए उसका गला तोड़ दिया। छोड़, पूछने की जरूरत ही नहीं है। जाओ लिंगर फ्रीज, ये प्रिंस कितना टेरिफाइंग है, मुझे घर जाना है। फिर एक स्टोन टैबलेट आसमान से नीचे गिरा जिसमें लिखा था, एक्टिंग ऑन हेवंस बिहाफ, किंग ऑफ हेल। जाओटियन चिल मोड में बोला, चलो घर जाके खाना खाते हैं। जाओलिंगा क्यूरियस होकर बोली, किंग ऑफ हेल का क्या सीन है। जाओटियन कैजुअली बोला, अरे बस एक टाइटल है मेरे होम टाउन का। कहावत है कि किंग ऑफ हेल थर्ड वॉच में सोल ले जाता है, कौन डेयर करे फिफ्थ तक रुकने की। और हाँ, जब वापस जाएं तो ये बातें मत बोलना। जाओ लिंगर एकदम ओबीडियंटली सिर हिला दिया। जाओटियन ने उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, छोटी बच्ची हो, बड़ों की सुनना चाहिए। जाओ लिंगर ब्लशिंग करते हुए बोली, मैं इतनी छोटी नहीं हूँ। जाओटियन हंसते हुए बोला, अच्छा बाबा, तुम तो बड़ी हो गई। फिर वो वापस एम्पीरियल गार्ड्स के पास आए। जाउटियन एक्टिंग करते हुए बोला, उफ, बच गया, ये देखो एम्परर का दिया लव टोकन। जाओलिंगा फेस पाम, टिपिकल प्रिंस, बिना ब्लिंक किए झूठ बोल देता है। बाद में गार्ड्स लाइन में खड़े हुए। जाउटियन बोला, चलो घर चलते हैं। गार्ड लीडर लुयन थोड़ा इरिटेट, प्रिंस इतना केयरलेस है, पता भी नहीं ब्लड क्लाउड टावर के लोग गए या नहीं। और यंग जनरल, आप भी आज अनयूजुअल लग रही हो, क्यों प्रिंस को इतना भाव दिया। रावलिंगा बस स्माइल कर गई, जवाब नहीं दिया। फिर उसने सॉफ्टली बोला, अगर तुम्हारे फियांसे ने अकेला उन असैसिन्स को रोकना नहीं होता तो पूरा गांव खत्म हो जाता। उसकी माँ ने बताया था कि रेस्क्यू के वक्त एक खून से लथपथ बंदा विलेज के दरवाजे पर खड़ा था, डेड लग रहा था, फिर भी फाइट कर रहा था। एम्परर खुद बोल चुके थे, वो ही है ग्रेट फ्लेम डायनेस्टी की बैकबोन। स्टोरी सुनते सुनते लुएन की आंखों में आंसू आ गए। छोड़ो, पास्ट की बात है। आगे चल के जाउटियन एकदम से स्माइल करने लगा। एक गार्ड ने पूछा, प्रिंस कुछ अच्छा हुआ क्या।
जाओटियन बोला, कुछ खास नहीं, बस लगा आज कुछ मीनिंगफुल काम कर लिया, इसलिए थोड़ा शांति में हूँ।